हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका PYQ एकेडमी में। फ्रेंड्स, हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और हाल ही में जो सीटेट का एग्जाम हुआ है जनवरी 2023 में, उसी के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हमारा आज का जो क्वेश्चन होगा यह 18 जनवरी का पेपर है। 18 जनवरी 2023 का पेपर है। 18 जनवरी 2023 का पेपर है। इसी के हम लोग EVS के पार्ट को सॉल्व करेंगे। EVS में पूरे 30 प्रश्न आते हैं। इन्हीं 30 प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हमने CDP के 30 प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है। CDP के पूरे 30 प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है। CDP से भी 30 प्रश्न आते हैं सीटेट में। तो उन क्वेश्चंस को अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाके वीडियो को देख सकते हैं। और आज का जो सेशन होगा यह EVS से रिलेटेड होगा। EVS के पूरे 30 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। 18 जनवरी का EVS का पहला क्वेश्चन है, जिस प्रकार बायां दायां सापेक्ष है उसी प्रकार पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, केवल यह सापेक्ष होता है। तो पृथ्वी गोल है। वास्तव में हम भारत के लोग नीचे दिए गए किस देश के लोगों के सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे हो सकते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि जिस प्रकार बायां और दायां एक दूसरे के सापेक्ष यानी कि उल्टा है, उसी प्रकार से पृथ्वी पर ऊपर नीचे भी कुछ होता नहीं है, सापेक्ष होता है। तो हम भारत के लोग किस देश के नीचे दिए गए किस देश के सापेक्ष उल्टे होंगे। ऑप्शन है अल्जीरिया, अर्जेंटीना, अलास्का यानी कि USA या फिर लीबिया। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो अर्जेंटीना होगा। हम भारत के लोग अर्जेंटीना के सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर B सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं के अनियमित व्यवहार के एक आश्चर्यजनक उदाहरण ने जब आदिवासियों को आने वाली आपदा के बारे में संकेत दिए थे, इस दौरान देखा गया था। तो यह संकेत कब देखा गया था कि पशु जो हैं वो आश्चर्यजनक व्यवहार कर रहे हैं। आदिवासी उस व्यवहार को देखें तो वो उन्हें लगा कि यह आपदा के बारे में संकेत कर रहे हैं। तो यह कौन सी आपदा के बारे में संकेत कर रहे थे। ऑप्शन है हिंद महासागर की सुनामी 2004 में, गुजरात के भूकंप 2001 का, कश्मीर की बाढ़ 2014 का, या फिर केदारनाथ का भूस्खलन 2013 का कथन है। तो यह जो दी गई है यानी कि पशुओं के व्यवहार से के बारे में जो कथन दिया गया है, यह किस घटना यानी कि आपदा के संबंध से जुड़ा हुआ है। तो यह कथन जो है यह हिंद महासागर में जब सुनामी आई थी 2004 में, उसी समय पशुओं ने इस प्रकार का व्यवहार किया था और आदिवासी उस व्यवहार को देखकर आपदा के बारे में संकेत मान लिए थे कि कुछ आपदा आने वाला है जिससे पशु ऐसा व्यवहार कर रहे हैं आश्चर्यजनक। तो उन्हें यह संकेत मिल गया था। तो हिंद महासागर में सुनामी कब आया था? तो 2004 में आया था। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन शायद पहली बार सीटेट में देखा जा रहा है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्मा द्वीप क्या है? उष्मा द्वीप क्या है पूछ रहा है। ऑप्शन है द्वीप के रूप में एक शहरी क्षेत्र जो सौर ऊर्जा पर निर्भर है, वह द्वीप जिस पर कई व्यावसायिक गतिविधियां होती है, या फिर वह शहरी या महानगरीय क्षेत्र जो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक गर्म होते हैं, या फिर वह ग्रामीण क्षेत्र जिसका अपने आसपास के क्षेत्रों से उच्च तापमान है। तो कौन सा कथन उष्मा द्वीप के बारे में सही है? तो उष्मा द्वीप क्या है? तो उष्मा द्वीप वह शहरी या महानगरीय क्षेत्र है जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक गर्म होता है। तो वह शहर या फिर द्वीप जो कि अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक गर्म होता है, तो उसे उष्मा द्वीप कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, उष्मा द्वीप क्या है? तो यह वह शहरी या महानगरीय क्षेत्र है जो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक गर्म होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवों को उनके आकार के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है? नीचे कुछ क्रम दिए गए हैं, तो कौन सा क्रम है जो कि जीवों को उनके आकार के आधार पर बढ़ते क्रम में दर्शा रहा है? ऑप्शन है विषाणु, जीवाणु, कवक और शैवाल। जीवाणु, विषाणु, कवक और शैवाल, शैवाल, कवक, जीवाणु और विषाणु, या फिर कवक, शैवाल, जीवाणु या फिर विषाणु। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। विषाणु, जीवाणु, कवक और शैवाल, ये सही कथन दिया गया है। जीवों के बढ़ते हुए क्रम के बारे में पूछ रहा है, तो विषाणु, जीवाणु, कवक और शैवाल ये चारों सही क्रम में दर्शाया गया है यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? तो कीटभक्षी पौधा कौन सा है? अमर बेल पौधा, शैवाल, लाइकेन, या फिर पिचर पौधा, या फिर कैक्टस। तो इसमें कौन से पौधे को कीटभक्षी पौधा कहा जाता है? तो कीटभक्षी पौधा पिचर पौधा है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। पिचर पौधा को यानी कि नेपेंथिस को कीटभक्षी पौधा के रूप में भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही है। पिचर पौधा को कीटभक्षी पौधा के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाठ में हु तू तू में कर्णम मालेश्वरी हैं।
तो पाठ दिया गया है, एक पाठ दिया गया है ईवीएस के अंतर्गत, तो जिसमें पाठ का नाम है हुतुतु। इसमें कर्णम मल्लेश्वरी क्या है? ऑप्शन है एक मुक्केबाज, एक व्यवसायी, जिमनास्ट, एक भारोत्तोलक या फिर एक हॉकी खिलाड़ी। तो यहाँ पर कर्णम मल्लेश्वरी क्या है? तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है एक भारोत्तोलक है, यानी कि भार उठाती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। वेट लिफ्टर हैं कर्णम मल्लेश्वरी। याद रखिएगा दोस्तों, कर्णम मल्लेश्वरी से सीटेट में हर बार सवाल दिए जाते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये जो क्वेश्चन बनाया गया है ये भी बिल्कुल नया क्वेश्चन बनाया गया है सीटेट में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे स्टार मार्क लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन है, आप रेलवे स्टेशन पर हैं, अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए आप सबसे पहले ठीक उत्तर में 50 मीटर चलते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर चलते हैं, फिर ठीक उत्तर में 300 मीटर चलते हैं और अंत में ठीक पश्चिम में 160 मीटर चलकर परीक्षा केंद्र पर पहुँचते हैं। तो परीक्षा केंद्र के सापेक्ष रेलवे स्टेशन की दिशा क्या है? तो फ्रेंड्स, आप लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये HW है, आप लोगों का HW दिया जा रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन बाघ के बारे में दिया गया है, तो बाघ के बारे में सही तथ्यों को पहचान कीजिए। तो बाघ के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, कौन कौन से कथन बाघ से जुड़े हुए सही है? ऑप्शन है कि बाघ की मूछें उन्हें अंधेरे में गति करने तथा शिकार को ढूंढने में मदद करती है, बाघों को कान अलग अलग दिशा में हिल सकते हैं, बाघ की दहाड़ 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है, या फिर बाघ अपने क्षेत्र को, जो अनेकों किलोमीटर का दायरा होता है, अपने पेशाब से अंकित करते हैं। तो बाघ के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है? इसमें यहाँ कूट का चयन करना है, यानी कि कौन कौन से कथन सही है। ऑप्शन से देख लेते हैं ठीक से। ऑप्शन है A, B और C तीनों सही है, A और B सही है, A, B, D सही है, या फिर A और C तीनों सही है। कौन सा कथन सही है? तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3 सही है। A, B और D, A, B और D ये तीनों कथन सही है। देखते हैं, बाघ की मूछें उन्हें अंधेरे में गति तथा शिकार को ढूंढने में मदद करती है, यह बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है कि बाघों के कान अलग अलग दिशा में हिल सकते हैं, यह भी सही कथन दिया गया है। और D दिया गया है, यानी कि बाघ अपने क्षेत्र को, जो अनेकों किलोमीटर का दायरा होता है, अपने पेशाब से अंकित करते हैं, तो यह भी बिल्कुल सही कथन है। बाघ अपने पेशाब के माध्यम से अपनी दिशा को अंकित करते हैं, अपने बाउंड्री बनाते हैं एक प्रकार से। फ्रेंड्स, यहाँ C कैसे गलत है? तो C में दिया गया है कि बाघ की दहाड़ 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है, यह बिल्कुल गलत कथन है। बाघ की दहाड़ जो होती है वह 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है, इसलिए यह C कथन अब गलत है, यहाँ 3 किलोमीटर होगा। अगला क्वेश्चन है, गोलकुंडा किले का निर्माण किया गया था। तो गोलकुंडा किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? हैदराबाद के निजामों द्वारा, मुगलों द्वारा, कुतुबशाही सुल्तानों द्वारा, या फिर दिल्ली सल्तनत के शासकों द्वारा। तो यहाँ गोलकुंडा किले का निर्माण जो है यह कुतुबशाही सुल्तानों द्वारा किया गया था। और यह गोलकुंडा किले का निर्माण कौन किया था? तो कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण कराया था, जो कि कुतुबशाही वंश से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। गोलकुंडा किले का निर्माण कुतुबशाही सुल्तानों ने कराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पशु वस्तुओं को श्वेत श्याम रंग में देख पाते हैं? तो कौन से पशु वस्तुओं को श्वेत यानी कि श्याम सफ़ेद रंग में देख सकते हैं? ऑप्शन है चमगादड़, उल्लू और कट्टा चूहा, चूहा, सांप या फिर कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर उल्लू, चमगादड़, सांप या फिर शेर। चौथा ऑप्शन है कि चमगादड़, सांप और शेर। तो कौन सा कथन इनमें से सही है? कौन से पशु हैं जो वस्तुओं को श्वेत श्याम रंग में देख पाते हैं? तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 1 सही है। चमगादड़, उल्लू और काटचूहा ये तीनों जो हैं यह वस्तुओं को श्वेत श्याम रंग में देख पाते हैं, यानी कि श्वेत सफ़ेद या फिर काला। पशु कौन से पशु होते हैं जो वस्तुओं को सफ़ेद और काला रंग में देख पाते हैं? यही कथन दिया गया है, इसे थोड़ा घुमा दिया गया है। तो रात में जगने वाले जो पशु होते हैं, जो पशु रात में जगते हैं, वह हर चीज़ को सफ़ेद और काला के नज़र से देखते हैं, तो उन्हें इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चमगादड़, उल्लू और काटा चूहा ये तीनों ही कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, मृत एवं सड़े गले पदार्थ से पोषण प्राप्त करने वाली जीव का उदाहरण है। तो कौन सा जीव इनमें से मृत सड़े गले पदार्थ से पोषण प्राप्त करते हैं? घास, कुत्ता, खुमी या फिर कुसकुटा या अमरबेल। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है यह खुमी होगा। खुमी नामक जीव जो है यह मृत एवं सड़े गले पदार्थों से अपनी पोषण प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। खरीफ की फसलों को वर्षा के मौसम के आरंभ में बोया जाता है तथा इन्हें मानसून बरसात की फसल भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह खरीफ फसल का उदाहरण है। यहाँ खरीफ फसल के बारे में कहा जा रहा है कि खरीफ फसल मौसम के आरंभ में, वर्षा मौसम जब होता है उसके आरंभ में बोया जाता है तथा इन्हें मानसून यानी कि बरसात की फसल भी कहा जाता है। खरीफ फसल को मानसून यानी कि बरसात का फसल भी कहा जाता है। तो खरीफ फसल के कौन से उदाहरण हैं। ऑप्शन है धान, मक्का, सोरगम या फिर बाजरा, चना, गेहूं, मटर और सरसों। गेहूं, मटर, सरसों और कपास, या फिर चना, धान, कपास और सरसों। तो यहाँ खरीफ फसल के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो खरीफ फसल के उदाहरण है धान, मक्का, सोरगम और बाजरा। इन सभी फसलों की खेती खरीफ फसल में की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। खरीफ फसल में धान, मक्का, सोरगम और बाजरा फसलों की खेती की जाती है। खरीफ फसलों की खेती कब आरंभ की जाती है। तो वर्षा के मौसम में खरीफ फसल की खेती आरंभ कर दी जाती है और इन्हें मानसून बरसात का फसल भी कहा जाता है। खरीफ फसल को याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी स्टार लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ फसल नहीं है। तो खरीफ फसल कौन सा नहीं है पूछ रहा है। धान, मक्का, सोयाबीन या फिर गेहूं। तो यहाँ जो गेहूं है यह खरीफ फसल नहीं है। गेहूं रबी फसल का उदाहरण है। बाकी धान, मक्का, सोयाबीन और ये तीनों ही खरीफ फसल के उदाहरण हैं। याद रखिएगा दोस्तों, धान, मक्का और सोयाबीन ये तीनों ही खरीफ फसल के उदाहरण हैं। गेहूँ जो है यह रबी फसल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पशुओं के सोने का सही समय है। तो पशुओं के सोने का सही समय कौन सा है, यानी कि कौन से पशु कितने घंटे सोते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है। बिल्ली 10 घंटे, अजगर 12 घंटे, गाय 4 घंटे या फिर जिराफ 6 घंटे। तो कौन सा पशुओं का सोने का समय सही है, इसमें से किस पशु का सोने का समय सही है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है वह गाय के बारे में सही है। गाय जो है यह 4 घंटे सोती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। बाकी पशुओं के बारे में गलत कथन दिया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है। पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 के पाठ हमारे साथी जानवर की कहानी रानी का बाग में माली की पक्षियों के बाग में आने को से रोक दिया, कीड़े बढ़ गए और आम कम हुए। चेन्नम्मा इस कहानी को पढ़कर कहती है कि उसकी नानी मंदिर में पक्षियों के अनाज खिलाती है, इसलिए कहानी में यह गलत दिया हुआ है कि पक्षी कीड़े खाते हैं। तो चेन्नम्मा निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित कर रही है। तो यहाँ पर्यावरण के कक्षा 3 के बारे में कहा जा रहा है। कक्षा 3 के पाठ जो दिया गया है हमारे साथी जानवर, इसी चैप्टर से लिया गया कहानी है कि इस कहानी में रानी का बाग में माली पक्षियों के बाग में आने से रोक दिया और कीड़े बढ़ गए, आम कम हुए, यानी कि आम की खेती कम हुई जब माली कीड़े मकोड़ों को बाग में आने से रोक दिए पक्षियों को। तो चेन्नम्मा इस कहानी को पढ़कर कहती है कि उसकी नानी मंदिर में पक्षियों को अनाज खिलाती है, इसलिए कहानी में यह गलत कथन दिया हुआ है कि पक्षी कीड़े खाते हैं। तो यहाँ चेन्नम्मा क्या प्रदर्शित कर रही है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है कक्षा अधिगम को विद्यालय के बाहर से जोड़ता है, यह तो बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है पर्यावरण से संबंधित सरकारों के बारे में विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालना, ये भी सही कथन है। तीसरा है जंतुओं और उनके पर्यावरण के अंतर संबंधों की सराहना। और चौथा है प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में सहज जिज्ञासा। तो कौन कौन सा ऑप्शन इसमें से राइट है। तो यहाँ जो सही कथन दिया गया है यह ऑप्शन नंबर 3 सही है। ए और डी ये दोनों कथन सही है, यानी कि कक्षा अधिगम को विद्यालय के बाहर से जोड़ता है, यह बिल्कुल सही कथन है। और प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में सहज जिज्ञासा चेन्नम्मा को उत्पन्न हो रही है, इसलिए यह दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है यहाँ पे। फ्रेंड्स क्वेश्चन कुछ बड़े बड़े थे, इसलिए आज की वीडियो में हमने पूरे 16 प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है। आगे के जो प्रश्न बाकी रह गए हैं वह हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज का सेशन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।